हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का रहने वाला है, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये 2022-23 का आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, याद रखिएगा। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं, जल्दी से सेकंड सेमेस्टर के जितने भी लोग हैं, जल्दी से इस वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, क्योंकि आपके पिछले ईयर से लगभग देखा गया है कि 15 से 20 क्वेश्चन, 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। तो इसमें जो मैं है आपको सटीक आंसर दूंगा, बिल्कुल सटीक आंसर। मैंने डबल वेरीफाई करके आपके आंसर को वेरीफाई किया है 2-2, 3-3 बार, तब जाके मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक प्रबल एग्रो स्टडी के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं मैं, तो आप लोगों का इतना फर्ज है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ इस पर मिलने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, रांची, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द कल्चरिंग ऑफ सेल्स इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि कोशिकाओं के संवर्धन को द्रवित माध्यम में संवर्धित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के संवर्धन को जो है हम द्रवित माध्यम में संवर्धित करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? द्रवित माध्यम, सूक्ष्म माध्यम, या अगर संवर्धन या निलंबन संवर्धन। इंग्लिश में पढ़ लेंगे, लिक्विड कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, एगर कल्चर या सस्पेंशन कल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सस्पेंशन कल्चर या निलंबन संवर्धन। तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, जितने भी हिंदी मीडियम के साथी हैं थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखेंगे। विषाणु मुक्त पौधों को बनाने के महत्वपूर्ण योगदान है। तो विषाणु मुक्त यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। तो वायरस फ्री यानी विषाणु मुक्त पौधों को बनाने के लिए जो है कौन सा आपका जो है इनमें से महत्वपूर्ण योगदान है किसका? तो भ्रूण संवर्धन का, शीर्षस्थ विभक्त योजक संवर्धन का, बीजांड संवर्धन का या परागकोश संवर्धन का। तो इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे इंग्लिश वाले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आपका मेरी स्टेम कल्चर। देखिए, ये शब्द आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे सभी लोग, मेरी स्टेम कल्चर, क्योंकि आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। तो मेरी स्टेम कल्चर मेरे ख्याल से आपको इसको याद रखने से बेहतर आपको मेरी स्टेम कल्चर रहेगा। ठीक है, ऑल आर प्लांट ड्राइव्ड एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ सभी एल्कलॉइड पौधे के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एथेनॉल बोलते हैं, या निकोटीन बोलते हैं, या कोनेल बोलते हैं, या कोडीन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर मेंथॉल हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे एथेनॉल लिखा है, देखो इंग्लिश में मेंथॉल लिखा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मैं जितने भी क्वेश्चन का जो आंसर निकालता हूँ वो इंग्लिश को पढ़ के निकालता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कहा है आपकी गलती नहीं मिलती है। हिंदी में कई बार मिसप्रिंट कर देते हैं, इंग्लिश क्या है आपका सही रहता है। तो मेंथॉल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एलिसिटर्स आर मॉलिक्यूल्स आर। तो एलिसिटर्स मॉलिक्यूल्स हैं, एलिसिटर अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स है ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे भी आपका मिसप्रिंट है, मॉलिक्यूल्स होगा। अणु को हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंड्यूस सेल डिवीजन, या प्रेरित कोशिका विभाजन, या प्रेरित द्वितीयक उपापचय उत्पादन, या हेरी रूट कल्चर जिसमें द्वितीयक उपापचय संग्रह होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्रेरित द्वितीयक उपापचय उत्पादन, यानी स्टिमुलेट प्रोडक्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करता हूं कि आपका सही क्वेश्चन रहे। यदि कोई क्वेश्चन आपका गलत रहता है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं बताइएगा, तो उस चीज़ में हम सुधार करेंगे और आपको जो है वहां पर आपका कमेंट को हम पिन कर देंगे। यदि कोई गलती है तो आपको लगता है कि कुछ गलत मैंने बताया है आपको, तो ठीक है। एक को छोड़ सभी पादप एलिसिटर व्युत्पन्न हैं। तो ऑल आर प्लांट ड्राइव्ड एलिसिटर एक्सेप्ट। तो काइटिन, पैक्टिन, सेल्यूलोज या पैक्टिनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटिन। ठीक है, अगला है, कृत्रिम बीज कहा जाता है, आर्टिफिशियल सीड्स आर। तो क्या होते हैं? बीज प्रयोगशाला में बने होते हैं, सीड प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, सीड्स एनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, बीज का संपुटन जेल में होता है। सोमेटिक एम्ब्रायोज एनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, दैहिक भ्रूण जनन का संपुटन जेल में होता है। या जाइगोटिक एम्ब्रायोज एनक्लेप्सुलेटेड इन आ जेल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सीड एनकैप्सुलेटेड इन आ जेल, बीज का संपुटन जेल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सीड या कृत्रिम बीज बोलते हैं, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। तो द वेरिएशन इन विट्रो
मतलब द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर इज कॉल्ड एज। तो इन विट्रो कल्चर को, इन विट्रो संवर्धन संस्कृति में भिन्नता को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो भिन्नता, उत्परिवर्तन या सोमा क्लोनल विचलन, सोमा क्लोनल वेरिएशन या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इनमें से? आपका सही आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमा क्लोनल विचलन या सोमा क्लोनल वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है साइब्रिड्स आर। तो साइब्रिड क्या होते हैं? ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चंस कॉमन है, साइब्रिड पूछना क्या होता है, साइब्रिड ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद जरूर रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका दोबारा रिपीट हो सकता है ये। साइब्रिड क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड हो जाएंगे, कोशिका द्रव्य हाइब्रिड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कर्तोतक की कोशिकाओं अर्थ कहा जाता है। मतलब इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट इज टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गेनोजेनेस का मतलब क्या होता है टिश्यू कल्चर में, ये याद रखना है आपको। हिंदी में मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, हिंदी में ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में इतना याद रखिएगा कि जो आपकी पौध संवर्धन तकनीक होती है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले इतना याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ लग रहा है मुझे याद रखने में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैलस कल्चर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, या कैलस कल्चर में जड़ या प्ररोह निर्माण हो जाएगा, या पादप उत्पत्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस कल्चर, ठीक है, ऑप्शन बी, कैलस कल्चर जड़ या प्ररोह का निर्माण। A group of genetically similar organism obtained by asexual reproduction is called, यानी अनुवांशिक रूप से समान रूप का एक समूह अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों के लिए कहा जाता है। तो क्लोन कहा जाता है, प्रतिरूप या जनसंख्या पॉपुलेशन, या असेंबली सभा, या नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, यानी एक समान रूप से होता है अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा क्लोन। क्लोन को हम प्रतिरूप या इसका कॉपी बोल सकते हैं, कॉपी मतलब बिल्कुल कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के पास काटने की योग्यता होती है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज हैव द एबिलिटी ऑफ कटिंग। तो क्या होती है? आरएनए एट रैंडम साइट्स, आरएनए की रैंडम साइट्स, डीएनए की स्पेसिफिक साइट, डीएनए की विशेष साइट्स, या दोनों, या डीएनए आरएनए रैंडम साइट्स, डीएनए की रैंडम साइट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो 12 का, और बी हो जाएगा, बी डीएनए की स्पेसिफिक साइट्स। तो ये देखिए कुछ आपको याद ही रखना है, बस कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, गारंटी से होंगे, तो याद रखना है आपको हर एक क्वेश्चन को। एनक्लियोजेज एंडोन्यूक्लियस आ ग्रुप ऑफ एंजाइम क्लीव डीएनए, यानी प्रतिबंधन क्लीवेज एंजाइम का एक समूह है। तो क्या है? प्रतिबंधन क्लीवेज एंजाइम का एक समूह क्या है? तो बाह्य आंतरिक दोनों, ए बी, ना तो ए ना बी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इंटरनली या आंतरिक। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आत्म प्रतिलिपि कारक डबल स्ट्रैंडेड बंद सर्कल डीएनए खंड को कहा जाता है। तो द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, या फेजेस बोलते हैं, या वायरसेस बोलते हैं, विषाणु, या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक। तो क्या बोलते हैं इनको? तो इनको हम बोलते हैं आपके प्लाज्मिड, याद रखिएगा प्लाज्मिड्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आर पॉपुलरली कॉल्ड मॉलिकुलर स्टिचर्स। ठीक है, तो एंजाइमों के किस समूह को लोकप्रिय रूप से आणविक सिलाई करने वाले कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइगेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइगेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर, यानी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए किस वैज्ञानिक समूह को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? जैकब और मोनार्ड को किया गया है, या स्मिथ, नथान्स एंड आर्बर को किया गया है, या वॉटसन एंड क्रिक को किया गया है, या एली जेफरेज मिल्स्टन को किया गया है? किसको किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्मिथ, नाथन और आर्बर को किया गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम, यानी पौधे ओवरी कल्चर से विकसित हो सकते हैं। द्विगुणित या अगुणित, या एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। तो कौन सी? देखिए आपको ये हो सकता है साफ ना दिख रहा हो, थोड़ा सा ब्लर हो गया है,
एक दो क्वेश्चन ही हैं ऐसे, बाकी सब सही है। पौधे ओवरी कल्चर से विकसित हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हैप्लॉइड हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिए अगुणित। तो ओवरी कल्चर से जो विकसित होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हो सकते हैं तो अगुणित या हैप्लॉइड बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का पहला खोजकर्ता किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको। तो डेविड सुजुकी को कहते हैं, डेविड सुजुकी, या हरगोविंद खुराना को कहते हैं, या एली जेफरीज को कहते हैं, या गिलबर्ट को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज आपका सही आंसर हो जाएगा। RFLP का पूरा नाम क्या है, RFLP, तो इसका आपसे पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लेना क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका, RELF इज इसका फुल फॉर्म। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज आ क्रायो प्रोटेक्टेंट 8 डिग्री सेल्सियस, तो कितने डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन का उपयोग क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस, -150, -80, -79, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका -196 यानी 196, -196 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटा 15 से 30 आधार लंबा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का प्रयोग डीएनए में पूरक स्ट्रैंड अनुक्रम में उसकी विशिष्ट पहचान में किया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, RFLP बोलते हैं, या प्रोब बोलते हैं पहचान, या VNTR बोलते हैं, या रिपोर्टर जीन बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी प्रोब या पहचान इसको हम बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। PCR टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, तो PCR टेक्निक को किसने विकसित किया था, ये आपसे पूछा गया है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज किसने की थी, ठीक है, तो इसी को हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, PCR को पॉलीमरेज श्रृंखला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में याद नहीं है, PCR, ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में बोलेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए कैरी मुलेस, ऑप्शन बी बोयर, ऑप्शन सी सेंगर, या ऑप्शन डी कौन, तो किसने की थी यह बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैरी मुलेस, ठीक है, कैरी मुलेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अ टेक्निक यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंट हेल्प्स टू सेपरेट, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंट में पृथक करने में किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो डीएनए सेगमेंट, डीएनए खंडों में, डीएनए फ्रॉम सेल्स, डीएनए की कोशिकाओं से या टिश्यू ऊतक, RNA फ्रॉम डीएनए, RNA को डीएनए से, तो किससे किया जाता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसेंस अ टेक्निक यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंट हेल्प्स टू सेपरेट, तो किसके लिए किया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए फ्रैगमेंट या डीएनए सेगमेंट हो जाएगा डीएनए खंडों के लिए। इन पीसीआर डीएनए इज डीनेचर्ड एट टेम्परेचर, तो पीसीआर में डीएनए विकृतीकरण किस तापमान पर होता है, तो किस पर हो जाता है, 94 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, 85 पर, या 87 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 94 डिग्री सेल्सियस पर यह हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेवरलैंड इज नोन एज फादर ऑफ, तो हेवरलैंड को जनक कहा जाता है, तो किसका जनक कहा जाता है, प्लांट सेल कल्चर का कहा जाता है, या प्लांट टिश्यू कल्चर का, या एंथर कल्चर का, या मेरिस्टेम कल्चर का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको पेपर सॉल्व करवाता है मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है किसको, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, तो हेवरलैंड को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे तो सही आंसर प्लांट टिश्यू कल्चर हो जाएगा, लेकिन आपसे अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का फादर पूछे तो उसका सही आंसर आपका हेवरलैंड ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, लिख लीजिएगा प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एलिसा है, तो एलिसा क्या है, ELISA क्या है, तो यूजिंग रेडियो सेकेंडरी एंटीबायोटिक्स क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ लेंगे, इतना आपको दिया है आप स्टॉप करके पढ़ लेंगे, बाकी मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सबस्ट्रेट को शामिल किया जाता है जो रंगीन अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। किसको किया जाता है, सबस्ट्रेट को शामिल किया जाता है जो बाद में रंगीन में हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नॉन एज, तो DNA से
mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद, या ट्रांसडक्शन पराक्रम, या ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, या ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले भी ट्रांसक्रिप्शन याद रखेंगे, ठीक है। अनुलेखन भी आपको याद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जरूर याद रखेंगे, हो सकता है कि हिंदी में भी आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल जाए। फर्स्ट क्रॉप इज डेवलप्ड एज ट्रांसजेनिक। तो फर्स्ट क्रॉप कौन सी है, पहली फसल का नाम बताइए जो कि पहली ट्रांसजेनिक फसल है, कौन सी है? तो ब्रिंजल बैगन हो जाएगा, कॉटन कपास टमाटर हो जाएगा, या तंबाकू हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपकी टोबैको है, यानी तंबाकू। 28 में का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको 1982 में आपका किया गया था। कब? 1982 में आपका डेवलप किया गया था, ठीक है, तंबाकू को, ट्रांसजेनिक टोबैको को। जीन थेरेपी आ टेक्निक हेल्प्स इन। जीन थेरेपी तकनीक का उपयोग होता है तो लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा में होता है, या अनुवांशिक त्रुटि ठीक करने में होता है, या क्लोनीय प्रवर्धन में होता है, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी निर्माण में होता है। तो जीन थेरेपी आ टेक्निक हेल्प्स इन तो किस में होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, क्यूरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी अनुवांशिक त्रुटि को ठीक करने में, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं, किसका? जीन थेरेपी तकनीक का, याद रखिएगा। ट्रांसपोजेंस आर नोन एज। ट्रांसपोजेंस को क्या कहते हैं? तो IS एलिमेंट बोलते हैं, IS तत्व, जंपिंग जीन बोलते हैं, या कंजर्विंग जीन बोलते हैं, संरक्षित जीन, या क्वांटीग्रेट जीन, या सह एकीकृत जीन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जंपिंग जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो है द बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज कॉमर्शियलाइज्ड बाय, यानी बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक फसल का व्यवसायीकरण किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बेयर के द्वारा, या माइको के द्वारा, या नेहिम्स के द्वारा, या मॉन्सेटो के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मॉन्सेटो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर ऑफ क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, यानी किसका उपयोग उच्च जीवों में जीन की क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में किया जाता है? तो किसका करते हैं? तो बैक्टीरियोवायरस का करते हैं, या सैल्मोनेला का करते हैं, या रेट्रोवायरस का करते हैं, या राइजोपस नाइग्रिकेंस का करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस का इसमें हम प्रयोग करते हैं। बीटी कॉटन इज ए, बीटी कपास को कहते हैं तो कॉटन वेराइटी ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट क्रॉप प्लांट, दो अलग अलग कपास के पौधे को प्रजनन की प्राप्त करना, या अमेरिकी कपास की नई किस्म प्राप्त करना, या कपास के पौधे का एक कीटनाशक का छिड़काव, या कपास की पारजीनी प्रजाति, जो ट्रांसजेनिक कॉटन वेराइटी। तो इसका सही आंसर तो आपका यही होने वाला है कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप है या पारजीनी प्रजाति है, ठीक है, याद रखिएगा। बीटी कॉटन क्या है? ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रिजर्विंग जर्मप्लाज्म इन आ फ्रोजन स्टेट इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो जर्मप्लाज्म को बहुत कम तापमान पर संग्रहित करने की प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा? क्रायो प्रिजर्वेशन, कोल्ड स्टोरेज प्रिजर्वेशन, या बर्नलाइजेशन इन सीटू प्रिजर्वेशन। इनको छोड़िए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड बाय, तो बीटी ब्रिंजल को किसने विकसित किया था? तो या पी आनंद कुमार ने किया था, या NK सिंह ने किया था, या TR शर्मा ने किया था, या AK सिंह ने किया था। तो किसने किया था ये आपको याद रखना है। तो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पी आनंद कुमार, पी आनंद कुमार। तो पी आनंद कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटियोपोटेंसी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो टोटियोपोटेंसी सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई थी? तो किसके द्वारा देखी गई थी? स्टीवर्ड के द्वारा देखी गई थी, या गुहा एंड माहेश्वरी, या स्ट्रेटबर्गर, या नोवासचेन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुहा एंड माहेश्वरी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। बायो रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर, देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक जो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मैं आपको देता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बायो रिएक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए कहते हैं हम? तो याद रखिएगा, तो इसका उपयोग हम करते हैं वांछित उत्पाद बनाने वाली कोशिकाओं के संवर्धन के लिए, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस बाय यूजिंग सेल्स माइक्रोब्स। तो टिश्यू कल्चर तकनीक के लिए पोषक माध्यम है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा?
तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्म व बृहद पोषक तत्व ग्लूकोज, सूक्ष्म व बृहद पोषक तत्व विटामिन। अगर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, एगर, विटामिन, ग्लूकोज, सब कुछ चाहिए होता है आपको इसमें, ठीक है। इसमें किसमें, टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर मीडिया में। इन दिस इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म कल्चर, यानी प्रोटोप्लाज्म संवर्धन में पहला कदम सार्बिटोल या मैनिटोल में घुले। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको, तो 39 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एज ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। ऑस्मोटिक एक संवर्धन विगलन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख लेंगे और आंसर भी देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40वां। एगरोज यूज्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो एगरोज एक प्रकार का आपका मॉलिकुलर, एगरोज का उपयोग मॉलिकुलर बायोलॉजी में किया जाता है, जो डॉट डॉट से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो फंगस या कवक से प्राप्त होता है, या एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, जीवाणु से, एल्गी या शैवाल से, वायरस से, विषाणु से। तो किससे प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके जो है, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन एल्गी। तो ये एक प्रकार की शैवाल से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज एडेड टू द टिश्यू कल्चर मीडिया एज। ग्लूकोज का उपयोग टिश्यू कल्चर तकनीक में पोषक माध्यम के किस रूप में किया जाता है, तो ग्रोथ रेगुलेटर या वृद्धि हार्मोन, या कार्बन सोर्स कार्बन के रूप में, या सॉलिडिफाइंग एजेंट ठोस बनाने में, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के रूप में। तो ग्लूकोज जो है टिश्यू कल्चर मीडिया में किसके रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम, वो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन सोर्स, ठीक है, कार्बन के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लांट इज। तो कार्तोतक क्या है, तो एक्सप्लांट क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो 42 का आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख लेंगे जितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो 42 का ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा आपका, पादप खंड, जिसका उपयोग संवर्धन हेतु किया जाता है। तो एनी कट पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के जिसका हम उपयोग करते हैं। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लेना। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रबल एग्रो स्टडी का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जिसे बोलते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टोटियोपोटेंसी रेफर्स टू, टोटियोपोटेंसी क्या है, तो पादप वृद्धि रोकने की पादप कोशिका की क्षमता है, या पादप रोग उत्पन्न करने की पादप कोशिका की क्षमता है, या कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता है, या कोशिका से कैलस की उत्पन्न करने की क्षमता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता। सोमैटिक एम्ब्रियोज आर, कायक भ्रूण क्या है, तो कायक भ्रूण हम किसको बोलते हैं, तो निषेचन के बाद युग्मज से विकसित भ्रूण, या अनिषेचित अंडे से विकसित भ्रूण, या कार्तोतक की कोशिका से भ्रूण जैसी संरचना का विकास, या बीजांड से भ्रूण विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कैलस। ऑप्शन सी, कार्तोतक की कोशिका से भ्रूण जैसी संरचना का विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स नीड, तो पौधों के भाग का इन विट्रो संवर्धन मांगता है। तो नियंत्रित पर्यावरण शर्तें मांगता है, एनर्जी वाणुक शर्तें, या पीएच लेवल सही या उपयुक्त सभी। तो क्या मांगता है इन विट्रो कल्चर प्लांट पार्ट्स नीड, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं इन विट्रो कल्चर में, ठीक है। इन विट्रो संवर्धन क्या होता है कि हम लेबोरेटरी में जो है एक्सप्लांट को टिश्यू कल्चर के माध्यम से उगाते हैं, उसी को बोलते हैं। तो इनमें उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मूल ऊतक की बढ़ती कोशिकाओं से उत्पन्न शिथिल रूप से व्यवस्थित पतली दीवार वाली पेरेनकाइमेट्स कोशिकाओं का एक अनाकार द्रव्यमान होता है। तो थैलस, कैलस, कैलोस, या भ्रूणाभ। तो थैलस, कैलस, कैलोस, या एम्ब्रियोट्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैलस, ठीक है, याद रखिएगा। द यूनिक फीचर ऑफ कैलस इज, कैलस की अनूठी विशेषता क्या है, यह केवल कोशिकाओं को जन्म देता है, यह युग्मज भ्रूण को जन्म दे सकता है, या जड़ अंकुर और भ्रूण को जन्म दे सकता है, यह सीधे तौर पर फूलों को जन्म दे सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा सही इसका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इट कैन गिव राइस रूट शूट एंड एम्ब्रियोज, ठीक है, यह जड़ अंकुर और भ्रूण को जन्म दे सकता है। जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन कैलस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, तो अनुवांशिक भिन्नता कार्तोतक में पाई जाती है जो टिश्यू कल्चर की तकनीक से प्राप्त होती है। तो मॉर्फोजेनेसिस यानी संरचना विकास, या फिर राइजोजेनेसिस या कैलोजेनेसिस स्तंभ विकास, या सोमाक्लोनल वेरिएशन, सोमाक्लोनल विचलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमाक्लोनल विचलन या सोमाक्लोनल वेरिएशन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेम गोल्डन राइस इज गिवन टू अ राइस वेराइटी, गिवन टू द राइस वेराइटी बिकॉज, ठीक है। तो गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि, उसका नाम गोल्डन राइस क्यों रखा गया है? तो गोल्डन राइस है, उसका नाम गोल्डन राइस क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें सोने की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, या सोने की खदानों के पास से प्राप्त हुआ है, या बीटा कैरोटीन की उपस्थिति इस अनाज को पीला, नारंगी या सुनहरा रंग देती है, या सोने से बना है, यह चावल सोने से बना है, मेड फ्रॉम गोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है इसको हम भूरा चावल ही बोलते हैं, ठीक है, पीला चावल या भूरा चावल ही बोलते हैं। तो इसका क्या है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन बोले तो विटामिन ए इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बनेगा एक, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन से विकसित की गई ये चावल की एक किस्म है जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं। इसका रंग हल्का पीला या सुनहरा होता है, नारंगी रंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। GEAC फुल रैम, तो GEAC का पूर्ण रूप क्या है? तो जेनेरिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे जेनेरिक दिया है, जेनेटिक होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। देखिए आपको घुमाने के लिए यहाँ पे जेनेरिक सब सेम है बिल्कुल, यहाँ पे जेनेरिक कर दिया, यहाँ पे जेनेटिक कर दिया है। तो लेकिन इसका जो सही आंसर जेनेटिक होगा, ऑप्शन डी। यहीं पे अगर बच्चा कंफ्यूज होकर ए लगाएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। माफी चाहता हूँ, पहले मैंने ए बोला, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 50 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस देखे और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए हैं। तो इस वीडियो मेरी आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।